अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। हम वाटर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके जो कॉजेज़ हैं वो भी पढ़ेंगे और इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा लैंड पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बी फोल्डिंग ऑफ वाटर यानी पानी का गंदा हो जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से। और ये गंदा पानी फिर इंसान के लिए और बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह हो जाता है। अब हमारे जो वाटर बॉडीज़ है वो कौन से हैं? रिवर, कैनाल, लेक्स, ओशंस, ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये सभी आलूदा हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के नतीजे में। सो पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो गंदा पानी होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। सबसे पहले इसके सोर्सेज देखते हैं कि पानी आलूदा कैसे हो सकता है। सो पानी की आलूदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? वो है सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? सीवेज से मुराद होता है नालियों का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी। ये जो गटर वगैरह का पानी है, ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में क्या होता है कि नालियों का गंदा पानी यानी सीवेज वाटर डायरेक्टली शामिल हो जाता है या तो नहर में या दरिया में, और वही पीने का पानी लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं कहीं आगे चल के। तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है वो वाटर, क्योंकि सीवेज वाटर में क्या होता है, जो नालियों का पानी होता है कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, उसमें नुकसानदेह बैक्टीरिया भी होते हैं एंड पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। आप जानते हैं कि सीवेज वाटर में मेनली फिशेस होते हैं, ह्यूमन फिशेस यानी कि फुजलात वगैरह, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया जब सपोज़ एक रिवर के अंदर शामिल हो गए, अब उस रिवर का पानी हमने इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? हमारी इंटेस्टाइन में वो पानी आएगा, जिस्म के अंदर आएगा, जिस वजह से कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफाइड बुखार हो सकता है, और इसके अलावा कोलरा की बीमारी यानी कि हैज़ा की बीमारी हो सकती है। फिर दूसरा सोर्स जो पोल्यूशन का है वाटर की, वो है ऑयल एंड डिटर्जेंट। ऑयल यानी कि तेल, एंड डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट से मुराद एक्चुअली होता है कोई भी साबुन या फिर सर्फ। ये जो सर्फ, कपड़े वगैरह धोने वाले सर्फ होते हैं, इन चीज़ों को, जो चीज़ें हम नहाने के लिए या वॉशिंग के लिए यूज़ करें वो चीज़ें डिटर्जेंट कहलाती है। अब दोनों का बारी बारी देखते हैं कि दोनों किस तरह से वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। सो पहले हम ऑयल को देखते हैं, ऑयल क्या करता है। ऑयल जो है ये वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आपको पता है कि दुनिया में समंदर बहुत ज़्यादा है, खुश्की से ज़्यादा समंदर है। अब समंदर के अंदर जो तिजारत होती है वो कैसे होती है? वो होती है बड़ी बड़ी बोट्स के ज़रिए से, यानी कश्तियाँ। अब ऑयल की तिजारत भी होती है। ऑयल एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है इन कश्तियों के ज़रिए से। अब कभी कभार क्या होता है, ये जो बड़े बड़े टैंकर समंदर में जा रहे होते हैं ऑयल लेके, इन बोट्स में से ऑयल लीकेज हो जाती है। ऑयल लीकेज होने के बाद क्या होता है? ये वाटर है समझ लें। अब वाटर के ऊपर क्या करेगा? ये ऑयल एक लेयर बना लेगा, क्योंकि पानी के अंदर हल तो होता नहीं, तो पानी के ऊपर क्या बन गई? एक ऑयल लेयर। अब ऑयल लेयर का नुकसान ये होगा कि वाटर के अंदर लाइफ मौजूद है, जानदार काफ़ी सारे मौजूद है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो अंदर जानदार मरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह CO2 जो है वो भी अंदर नहीं जा पाएगी। पानी के अंदर रहने वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऊपर ऑयल ने लेयर बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा नहीं पा रही, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर ख़त्म होंगे, उनकी वजह से फिर बाकी फूड चेन यानी कि सारे जानदारों के ख़त्म होने का ख़तरा है। इसके बाद डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करते हैं? डिटर्जेंट एंटर इनटू वाटर फ्रॉम हाउसेस, या तो घरों से दाखिल होते हैं, यानी घरों के अंदर हम जो कपड़े धोने के लिए साबुन सर्फ इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, सीवेज के वाटर के ज़रिए से वो शामिल हो सकता है किसी
प्योर वाटर बॉडी में, या ये लॉन्ड्री जो कपड़े धोने वाली जगह होती है जिनको आप धोबी घाट कहते हैं, तो धोबी घाट से भी काफ़ी ज़्यादा डिटर्जेंट पानी में एंटर हो जाते हैं। इन डिटर्जेंट के अंदर होता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट यानी PO4। ये एक न्यूट्रिएंट है, यानी ये एक ग़िज़ाई मादा है। जब किसी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट हो जाए तो उस फॉस्फेट की वजह से उस वाटर के अंदर एल्गी ग्रो करना शुरू कर देती है, और दूसरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। सो एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ लेक के अंदर, एनरिचमेंट मतलब ज़्यादा हो जाना, बाई न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट। एक तो न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना, फिर उस वजह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो है, यानी कि एक तो एल्गी भी बढ़ेगी, एल्गी के अलावा जो छोटे प्लांट जो हमें नज़र नहीं आते ग्रीन है वो भी बढ़ जाएंगे। इस अमल को हम कहेंगे यूट्रॉफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम से क्या मुराद है। तो मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाना है, इस अमल को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट ज़्यादा कैसे होते हैं? देखिए, जो हम वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं उस वॉशिंग पाउडर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? वो होते हैं फॉस्फेट PO4 जो मैंने पहले बताया। और दूसरी तरफ जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र से मुराद है खाद्य इस्तेमाल करते हैं, उन खाद्यों के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है, फॉस्फेट भी मौजूद होते हैं और नाइट्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अब ये फॉस्फेट और नाइट्रेट जब पानी के अंदर शामिल हो जाए, ये सपोज लेक के अंदर आ गए, ठीक है, झील में आ गए, इनकी वजह से फिर एक्सेसिव एनरिचमेंट, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट बढ़ गए लेक में। अब जब न्यूट्रिएंट बढ़े, फिर न्यूट्रिएंट के बढ़ने की वजह से पानी के अंदर ग़िज़ाई मादे बढ़ गए। अब प्रोड्यूसर्स तादाद में बढ़ेंगे। प्रोड्यूसर से क्या मुराद है? जैसे मैंने बताया एल्गी वगैरह, ये एल्गी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पानी किस रंग का होना शुरू हो जाएगा? ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे छप्पड़ वगैरह का पानी ग्रीन होता है, तालाब जो गांव के अंदर होते हैं उनका पानी ग्रीन हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव, पहले एनरिचमेंट हुई, फॉस्फेट नाइट्रेट वगैरह बढ़े, न्यूट्रिएंट बढ़े, एल्गी ग्रो कर गई, एल्गी के अलावा छोटे मोटे प्लांट भी पानी के अंदर बढ़ गए। अब क्या होगा? अब ये सारे जो एल्गी वगैरह है ये डाई करेंगे, यानी ये डेड होंगे, इनकी बॉडी ज़ाहिर बात है जानदार है, मरेंगे। मरने के बाद इनकी क्या होगी? इनकी होगी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है इनकी बॉडी को तोड़ा जाएगा। तोड़ने का काम कौन करते हैं? ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया करेंगे, यानी ये जो अमल है ये करेंगे बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। सो एरोबिक बैक्टीरिया जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेंगे, पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेंगे। अब क्या होगा? अब जो है अगला प्रोसेस आप लिखेंगे लेस ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन कम हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी से फिर आखिरी इफेक्ट लिखेंगे कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, एक्वेटिक लाइफ डिक्रीज, समंदर में जो मछलियाँ वगैरह हैं या उस पानी में वो ख़त्म हो जाएगी, कुछ दूसरे जानदार जो बड़े जानदार है वो ख़त्म होना शुरू कर जाएंगे, पानी के ऊपर एक सब्ज़ रंग की लेयर बन जाएगी, वो लेयर पानी के अंदर ऑक्सीजन को जाने भी नहीं देगी, पहली ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। वो जो एल्गी की लेयर पानी के ऊपर बनी है वो एल्गल ब्लूम है। क्यों बनी है? ड्यू टू यूट्रॉफिकेशन। और फिर ये सारे अमल होंगे और पानी से अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एल्गी और बैक्टीरिया बाकी रहेंगे। इससे अगला हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स ये भी वाटर पोल्यूशन की एक वजह है। इफ्लुएंट किसको कहते हैं? ई यानी कि बाहर आना, फ्लुएंट यानी किसी चीज़ का फ्लो करके बाहर आना, और जब वो चीज़ इंडस्ट्रीज से बाहर आए उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट।
सो केमिकल वेस्ट कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग सब्सटेंसेस, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, इन फैक्ट्रीज के अंदर भी वाटर को यूज किया जाता है मशीनों वगैरह के अंदर। अब वो जो यूज्ड वाटर है, उस यूज्ड वाटर के अंदर बहुत सारे बेकार मादे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड और हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस भी होती हैं। इस यूज्ड वाटर को फिर ये क्या करते हैं, इसको सीवर यानी कि नालियों के अंदर डाल देते हैं। अब वो नालियाँ इसको लेके जाती है पानी के अंदर। दिस यूज्ड वाटर में कंटेन ऑयल एंड अदर केमिकल एंड हार्मफुल लिक्विड, ये सारे इफ्लुएंट कहलाएंगे। ठीक है, ये इफ्लुएंट फिर किस में मिल गए, नालियों में, और नालियों के जरिए ये भी पहुंच गए रिवर्स वगैरह तक, कैनाल्स वगैरह तक, लेक्स वगैरह तक। तो फिर ये भी आलूदगी की एक वजह है। जब ये रिवर के अंदर आए, ये वहाँ पे किल कर देंगे बैक्टीरिया वगैरह को, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो पानी को प्योरीफाई करते हैं, उन बैक्टीरिया को भी, और दूसरे डीकम्पोजर बैक्टीरिया को भी। तो ये भी एक वजह है वाटर पोल्यूशन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। हम ये पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह क्या होती है और फर्टिलाइज़र क्या है। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये है एग्रोकेमिकल। And what are agrochemical? Agro mean agriculture and chemical mean कोई substance. So these are those chemical which are used in agriculture. एग्रोकेमिकल से मुराद ऐसे केमिकल जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो। और दो तरह के केमिकल एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं, वन इज पेस्टिसाइड, अदर वन इज फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड क्या करते हैं, पेस्टिसाइड असल में पेस्ट को मार देते हैं। सो पेस्टिसाइड की डेफिनेशन ये हो गई, पेस्टिसाइड इज एनी केमिकल विच डिस्ट्रॉयज एग्रीकल्चरल पेस्ट। अब आपसे ये सवाल है कि पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट से मुराद है कोई भी ऐसा जानदार जो फसलों को नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट। वो पेस्ट कोई सुंडी भी हो सकती है, वो कोई कीड़े भी हो सकते हैं, वो कोई फिंजाई भी हो सकती है, और इसके अलावा वो कोई दूसरा प्लांट भी हो सकता है, जैसे ग्रास वगैरह, जड़ी बूटियाँ। ठीक है, जड़ी बूटियाँ भी पेस्ट ही कहलाएंगी। मसलन आपने गंदम की फसल उगाई हुई है, गंदम के अंदर घास उग गई, तो वो घास भी पेस्ट ही है, क्योंकि वो आपके रिसोर्सिस को नुकसान पहुंचा रही है। अब पेस्ट को मारने वाली कोई भी दवाई क्या कहलाएगी, पेस्टिसाइड। मतलब पेस्ट को मारने वाली पेस्टिसाइड हो गई। साइड मीन किल करना। पेस्टिसाइड की तीन बड़ी किस्में हैं। एक है इंसेक्टिसाइड, ये किसको मारेगी, लाजमी बात है, नाम से पता चल रहा है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। दूसरी होती है भाई हर्बिसाइड, ये किसको मारेगी, हर्ब्स को मारेगी, जड़ी बूटियों को मारेगी। तीसरी बड़ी किस्म होती है फंगिसाइड, ये किसको मारेगी, फंजाई। क्योंकि ये तीनों किस्में हैं पेस्ट की। दोबारा बता रहा हूँ, पेस्ट कोई भी ऐसा जानदार जो फसलों का नुकसान करे, वो तीन तरह के हो सकते हैं, इंसेक्ट, हर्ब्स और फिंजाई। तो इन तीनों को मारने वाले केमिकल्स होंगे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड, और ये तीनों की तीनों पेस्टिसाइड की ही किस्में हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेस्टिसाइड इन फूड, यानी पेस्टिसाइड खुराक के अंदर आ जाए तो क्या नुकसान करेगी। पहले ये बात समझ लें कि पेस्टिसाइड है क्या, पेस्टिसाइड क्योंकि पेस्ट को मारने वाली एक चीज़ है, किसी जानदार को मारने के लिए यूज़ की जाती है। सो इट इज़ एक्चुअली अ पॉइजनस, यानी कि एक जहरीला केमिकल होता है, ये पॉइजनस केमिकल है, ये ख़तरनाक है। अब हमने एक फसल के ऊपर, मिसाल के तौर पे गंदम की फसल है, उसके अंदर पेस्ट वगैरह है, हमने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। अब थोड़ी बहुत वो स्प्रे किधर गई, वो गंदम के ऊपर भी गिर गई, यानी आपकी फूड के ऊपर भी उस पेस्टिसाइड का असर रह गया। अब ये फूड आपने कर ली इंजेस्ट, यानी आपने ये फूड खा ली, तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। क्या नुकसान पहुंच सकता है, कैंसर। ये पेस्टिसाइड जो है अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में लिए जाएं तो कैंसर पैदा कर सकते हैं, और कैंसर के अलावा कुछ दूसरी डिजीज़ भी पैदा कर सकते हैं, सांस वगैरह की प्रॉब्लम। लेकिन याद रखें कि अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, हम जो आम तौर पे खाते हैं वो बहुत मामूली सी होती है, यानी
स्प्रे हुई है किसी फसल के ऊपर, हमने थोड़ी सी खा ली, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में इंजेस्ट कर लिए जाएं पेस्टिसाइड, फिर नुकसानदेह हैं। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पर आपने एप्पल वगैरह खाया, उस एप्पल के ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ था, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपने एप्पल को बेशक छील भी लिया, छीलने को कहते हैं पीलिंग, आपने पीलिंग कर ली एप्पल की भी, या आपने पोटैटो खाया, पोटैटो की भी पीलिंग कर ली, तो काफ़ी हद तक जो सरफेस के ऊपर पेस्टिसाइड का असर होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पेस्टिसाइड इस एप्पल के अंदर भी होंगे, वो आपको फिर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूं कि लोअर कंसंट्रेशन के अंदर ये इतने ख़तरनाक नहीं होते। दूसरे जो एग्रोकेमिकल हैं वो है फर्टिलाइज़र यानी कि खाद्य। ये क्या है? पहले खाद की डेफिनेशन। खाद जो है हम फसलों को डालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ में इजाफा हो। सो फर्टिलाइज़र आर दोज केमिकल यूज्ड टू ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट। ये ग़िज़ाई मादे ही होते हैं पौधों के लिए, यानी किसी खाद के अंदर नाइट्रेट होते हैं, वो पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, किसी में फॉस्फेट है, वो पौधे को फास्फोरस प्रोवाइड करती है। सो दे ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट इन सॉइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी यानी कि ज़रखेज़ी बढ़ जाती है और हमारी फसलें ज़्यादा बेटर ग्रो करती है। खाद्य आमतौर पे दो किस्म की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद जो है ये गोबर वगैरह होता है, जो इनऑर्गेनिक खाद है ये आमतौर पे हम खुद बनाते हैं। लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक खाद भी दो तरह से होती है, एक वो होती है जो आर्टिफिशियल हो, जैसे यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह, ये आर्टिफिशियल खाद है। दूसरी वो खाद होती है जो हम मिनरल्स वगैरह से लेते हैं। मिनरल्स वगैरह से मुराद ये है कि कुछ ऐसे पत्थर वगैरह भी है जिनको पीस कर अगर हम पौधों को डालें तो पौधों की ग्रोथ में इजाफा होता है। अब इनका माहौल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? फर्टिलाइज़र दरअसल आपने एक मिट्टी के अंदर डाल दी, सपोज़ यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर आपने फर्टिलाइज़र ऐड की। अब ये होगा कि पानी वगैरह जब लगेगा, वो पानी वगैरह जो है वो कभी कभी इन फर्टिलाइज़र को बहा के ले जाता है रिवर वगैरह में, और बाकी की सारी कहानी वही है कि रिवर के अंदर या लेक के अंदर यूट्रॉफिकेशन हो सकती है। दूसरा नुकसान फर्टिलाइज़र का ये है कि ये कभी कभी लीच आउट करके ज़मीन के नीचे पहुंच जाती है, नीचे वाले पानी में। फर्टिलाइज़र जो है ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होके मिट्टी के नीचे पहुंच जाती है अंदर तक, या ज़मीन के नीचे जो वाटर है उस पानी को भी पोल्यूट कर देती है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।